अस्सलाम वालेकुम। शराय दस्तूर से मैं हूं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। अब मेरे साथ जनाब जहांज़ेब अब्बासी साहब। आज अब्बासी साहब बीमार थे, पता नहीं क्या कर लिया था इन्होंने, पेट ख़राब कर लिया था बाहर से खाना खा के, तो अब तंदुरुस्त हुए हैं। तो मैंने कहा कि जनाब आएँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। जजेस कमेटी के 2 इजलास हो चुके हुए हैं। मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आने के बाद बिल जो है वो पार्लियामेंट में पेश हुआ, कमेटी में गया और फिर उसके बाद जो है उसके ऊपर वोटिंग भी हो गई। वोटिंग नहीं, मतलब कमेटी के अंदर जो है, कमेटी के अंदर। और अभी वो पार्लियामेंट में मेरा ख्याल है कि अभी तो ले डाउन नहीं हुआ, अभी तो कमेटी के पास ही है। कहा जा रहा है कि हो सकता है पीर के रोज़ जो है वो सेशन में आ जाएंगे। अच्छा, सेशन में आ जाए, मतलब कि बाकायदा फिर उसके ऊपर वोटिंग उसके लिए होगी। फिर उसके बाद वो सेनेट जाएगा और फिर आएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसके अंदर जो है वो 6 अगस्त की डेडलाइन लोग दे रहे हैं कि भाई 6 अगस्त ऐसी चीज़ है जहाँ पे जो है ना उससे पहले बहुत सारी चीज़ें करनी। एनीवेज, इसका जो भी होगा, कंट्रोवर्सी चल रही है, लेकिन जाहिर है हमारी जो बात है वो ये है कि जजेस कमेटी के 2 इजलास हुए हैं अब्बासी साहब। एक वो इजलास हुआ था जिसमें यही रिव्यू आया था जी। और उसमें हम ये देख रहे हैं कि पहली मर्तबा हुआ है कि जजेस कमेटी के अंदर चीफ जस्टिस जो है उनकी राय माइनॉरिटी के अंदर जा रही है। अब ये नहीं देखना, ज़ाहिर है पहले के तो हमारे पास आ गए थे कि जो रिव्यू के ऊपर जज साहबान ने कहा था कि छुट्टियां हैं और छुट्टियों की वजह से हम नहीं बैठ सकते हैं जब तक जज साहबान वापस नहीं आते हैं। और अब दोबारा जो है वो जजेस कमेटी का कल भी इजलास हुआ, कि आज हुआ या कल हुआ? कल हुआ। उसके अंदर एक शरीयत अपीलेट बेंच बन गया। अरशद शरीफ का केस जो है वो भी गया, क्योंकि मंसूर शाह साहब के पास जो है वो बेंच में लगा था। उन्होंने कहा था मैं तो इसको जजेस कमेटी को भिजवाऊँगा। तो अब बात ये हो रही है कि क्यों चीफ जस्टिस जो हैं वो इस केस को नहीं सुन रहे हैं। ज़ाहिर है कि काजी साहब के पास अब तनकीद ये होती है कि जनाब चीफ जस्टिस ने पहले क्यों नहीं लगाया। फिर दूसरी बात ये है कि अब ये जो लगा है तो इसमें 3 चीफ जस्टिस या 5 चीफ जस्टिस, अमूमी तौर पे जो बासी साहब बेंच की तश्कील है वो किसी प्रिंसिपल की बुनियाद पे होती है कि भाई सीनियर मोस्ट जजेस का बेंच हो, अगर लार्जर बेंच बनना है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल मामले के ऊपर। हम ये देख रहे हैं वो यहाँ पे नहीं हो रहा। अरशद शरीफ के केस के अंदर जैसे जमाल मंदोखेल के बाद के जो जज साहबान, यानी एक जूनियर जज साहबान जो हैं उन पर मुश्तमिल बेंच बनाया गया, जो सीनियर चीफ जस्टिस हैं वो नहीं इसको सुन रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्यों इसके अंदर ऐसी क्या बात है, ये बेंचेस की तश्कील के अंदर ये क्या हो रहा है? शुक्रिया सिद्दीकी साहब। आप जानते हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के बाद अब जो इस तरह के, क्योंकि ये 184(3) के तहत 100 मोटो लिया गया था अरशद शरीफ मर्डर केस के मामले के ऊपर, और उमर अता बंदयाल साहब ने 100 मोटो लिया था। कुछ हियरिंग्स उन्होंने इस मामले के ऊपर की हैं। तो अब एक समाअत के ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच के सामने ये केस समाअत के लिए मुकर्रर हुआ। लेकिन मंसूर अली शाह साहब ने ये कहा कि ये केस पता नहीं हमारे पास कैसे आ गया, तो हम इसको दोबारा कमेटी के पास भिजवाते हैं और कमेटी जो है वो इसको एक बड़े बेंच की तश्कील के लिए इस मामले को देखे। फिर उसके बाद कमेटी का इजलास होता है, तो उस कमेटी के इजलास में जो ज़राए से हमने खबर रिपोर्ट भी की कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने इन 5 जजेस के नाम दिए जमाल खान मंदोखेल साहब की सरबराही में, और ये कहा कि इन 5 जजेस पर मुश्तमिल ये बेंच तश्कील दिया जाए। और उसको जस्टिस मुनीब अख्तर साहब जो कमेटी मेंबर हैं उन्होंने उसको सेकंड किया, उस राय से इत्तेफाक किया। लेकिन चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की ये राय थी कि ये जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जो 3 रुकनी बेंच है उसी को ही ये केस सुनना चाहिए। और उसकी रीज़निंग उन्होंने ये दी कि अभी छुट्टियां चल रही हैं और अभी ही इस केस को समाअत के लिए मुकर्रर होना चाहिए। कमिंग वीक यानी जो अगले हफ्ते से शुरू हो रहा है उसमें लगा दें, उससे अगले हफ्ते में लगा दें, ताकि इस केस को सुना जाए। लेकिन मेजॉरिटी कमेटी का ये व्यू था
कि इसके ऊपर 5 जजों पर ही मुश्तमिल बेंच तश्कील दिया जाए। अब जस्टिस आयशा मलिक साहिबा को भी इस बेंच में शामिल किया गया। जो जस्टिस मंसूर साहब ने नाम जो जजेस के दिए उसमें जस्टिस आयशा मलिक साहिबा का नाम भी है। तो जस्टिस अतर मिनल्ला का नाम है, अतर साहब का है, बाकी जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, हसन नज़र रिजवी और उसको हेड जमाल खान बंदोखेल साहब करेंगे। तो जस्टिस आयशा मलिक साहिबा के हवाले से जो पिछली कमेटी के जो मिनट्स हैं उससे हमें बिल्कुल क्लियर अंदाज़ा हो रहा है कि वो छुट्टियों के ऊपर हैं, बैरून मुल्क हैं। तो यही रीज़निंग थी कि रिव्यू भी ये कहा गया जी कि छुट्टियों के बाद लगेगा। तो उससे ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि अरशद शरीफ वाला केस भी जो है वो छुट्टियों के बाद ही लगेगा। लेकिन ये बात आपकी दुरुस्त है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ख़ुद क्यों इस बेंच की सरबराही उन्होंने नहीं की, जस्टिस मुनीब साहब हैं वो क्यों इस बेंच में शामिल नहीं हुए, और जमाल खान बंदोखेल साहब की सरबराही में जो बेंच बना है। तो इसके ऊपर मुझे तो ये मेरा एक आप यूँ कह लें कि गेस अगर आप कहें तो शायद ये लग रहा है कि मंसूर अली शाह साहब जो हैं वो थोड़ा मोहतात रवैया इस वक्त शायद इसलिए कर रहे हैं कि मेरी मर्ज़ी के केस लगाओ, मेरी मर्ज़ी के ना लगाओ, ये मोहतात रवैया नहीं, ये नहीं हो सकता। मतलब ये नहीं है, मेरे ख्याल में ये है शायद कि वो किसी कंट्रोवर्सी में शायद मज़ीद ना पड़ें। देखें ना जो इसमें कौन सी कंट्रोवर्सी है? सर मखसूस नशिस्तों वाला जो केस है। नहीं तो मखसूस नशिस्तों केस का अरशद शरीफ के केस से क्या ताल्लुक? मैं आपको उसमें बहुत ज़्यादा तनकीद हुई है ना सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। तो आपको याद तो क्या नहीं तो अभी कल ही है वो नवाब शाह के जो है अपना सजाद गोपांग साहब जो है, हाँ, तो अब उनका केस सुना है ना उन्होंने? वो तो मेरे ख्याल में उन्होंने आर्गूमेंट्स में फंसा दिया ना उनको। उन्होंने कहा जनाब साडा जड़ा मुलजम है वो तो उसे दाल खा रहे हैं आपने साइफर केस जिसकी सज़ाए मौत तक उसकी पनिशमेंट है। और इमरान खान के ऊपर और भी बड़े केसेस थे, 200 से ज़ायद केसेस थे। तो आपने उनको तो जनाब ज़मानत दे दी और वो वहाँ पे देसी मुर्गा भी खा रहे हैं, वो वहाँ पे मटन भी खा रहे हैं। तो ये मटन और देसी मुर्गे का आर्गूमेंट काम किया या जैसे सरदार तारिक मसूद साहब के जजमेंट ने काम दिखाया? ऑर्डर तो नहीं आया अभी इसका? मेरे ख्याल में वो जो आर्टिकल 25 का हवाला दिया गया कि असूल अगर है तो सबके लिए मसावी होना चाहिए। तो अब ये अगर डिटेल रीजनिंग उसकी आती है तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी। ये उबैदुल्ला वही जो आइस के अपना कारोबार से मुंसलिक थे और या उनके ऊपर इल्ज़ाम था उसकी बेहतर? ये वैसे बड़ी ज़्यादती की है वकील साहब ने, एक आइस बेचने वाले को और इमरान खान को कंपेयर कर दिया। बहरहाल बस चलें, ये तो एक इत्तफाक़ात हैं। अच्छा, मेरा जो ख्याल है ना, देखें अगर आपको याद हो जनरल बाजवा का जो है वो एक एक्सटेंशन का केस आया था। अगर आपको याद है तो आपको याद है वो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साबिक चीफ जस्टिस जो हैं वो उनके टेन्योर के वो आखिरी लेग के ऊपर थे। और फिर उन्होंने जब ये केस डिसाइड कर दिया था उसके बाद जो है वो उन्होंने जर्नलिस्टों से मुलाकात भी की थी। तो अब मसला ये है, अब मैं जिस तरफ जाना चाह रहा हूँ, मैं ख्याल है, मैं वैसे ही नहीं, लेकिन ना अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ। तो अगर कोई जज जो है वो कोई केस नहीं सुनना चाहता तो वो किन बुनियाद पे अपने आप को कहता है कि नॉट बिफोर मी? देखिए, इसकी एक वजह तो ये होती है कि एक जज ने पहले किसी मामले के ऊपर कोई ओपिनियन दे दिया हो, तो वो जज नॉर्मली जो है वो अवॉइड करते हैं, या उनको ये खदशा हो कि मेरी किसी क्लाइंट के साथ कोई रिश्तेदारी है या कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। जैसे कि ये 9 मई वाला केस था, उसमें जैसे जवाद एस ख्वाजा जो हैं वो उनकी ताल्लुकदारी रिश्तेदारी बनती थी, तो मंसूर अली शाह साहब ने तो गवर्नमेंट ने इतराज़ किया तो वो उठ गए थे जी। या कोई मुलजिम से कोई रिश्तेदारी हो जी, या मुद्दई से रिश्तेदारी हो, कोई यही रीजनिंग होती है, यही रीजनिंग, कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जी। तो आपको लगता है कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो जो रीजनिंग दी गई कि वो उनके वो इस बेंच में नहीं बैठना चाहते, इसकी कोई रीजनिंग देंगे वो जजेस कमेटी के अंदर? इसके मिनट्स जारी देखने वाली बात यह है कि कब होते हैं और उस मिनट्स में क्या रीजनिंग दी जाती है। अच्छा, ये इम्पोर्टेंट होगा। तो जो मैं जिस तरफ जा रहा था वो ये थी कि आपको याद होगा कि जनरल बाजवा को इमरान खान साहब की हुकूमत ने एक्सटेंशन दी जी, ठीक है। पीटीआई ने अरशद शरीफ वाला केस जो है वो बहुत जो है वो उसके ऊपर आपको पता है वो उन्होंने लॉन्ग मार्च भी किया था और फिर बहुत ज़्यादा खतूत लिखे थे, और फिर इवन वो जो मुराद सईद हैं उनके हवाले से भी वो फैसल वार्डर तो पता नहीं क्या कुछ कहते रहते हैं। फिर DG ISI ने और
बाबर इफ्तिखार साहब जो हैं DGI उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी जब ये कीनिया में मर्डर हुआ था अरशद शरीफ का। अच्छा, लेकिन जो है वो मैं कहना क्या ये चाह रहा हूँ कि जब आसिफ सईद खोसा साहब थे तो जनरल बाजवा की एक्सटेंशन का केस उनके सामने आया, तो मुझे याद पड़ता है, आप भी शायद उस मीटिंग के अंदर थे, जब आसिफ सईद खोसा साहब ने बताया था कि ये क्या हुआ था। उन्होंने कहा कि जी आपको याद है उस वक्त भी वो जो है वो इंटर्नमेंट सेंटर्स या जो थे उसकी वैलिडिटी जो है वो चैलेंज की हुई थी, FCR को चैलेंज किया हुआ था या क्या, उसके अंदर वो जिसमें 5 रुकनी हिरासती मराकज़ वाला इशू था, वो जो है ना वो केस था, 5 रुकनी लार्जर बेंच बना हुआ था, उसमें सीनियर मोस्ट जज साहिबान जो हैं वो उसको सुन रहे थे। तो जैसे आसिफ सईद खोसा ये कहते हैं कि जब ये हमारे पास ये एक्सटेंशन वाला केस आया तो उस वक्त सीनियर मोस्ट जज जो थे वो जस्टिस गुलजार अहमद थे जी। तो कहने लगे, मैंने उनसे कहा कि मशवरा करते हैं सीनियर जज से, तो मैंने उनसे कहा कि जनाब ये हम इसी बेंच में लगा लेते हैं जहाँ पे 5 रुकनी सीनियर मोस्ट जजेस का बेंच है, तो ये एक्सटेंशन वाला केस वहाँ पे लगा लेते हैं। तो आपको पता है कि उसके बाद हंसते हुए जो है ना जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा कि वो जस्टिस गुलजार कहने लगे, नहीं सर मुझे ना शामिल कीजिए इसमें, मैं क्योंकि अगला चीफ जस्टिस हूँ, तो फिर ऐसे गुल गए जो बाद में चीफ जस्टिस बने ना तो आने वाले चीफ जस्टिस के लिए प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो वो बड़ा हंसते हुए कहा उन्होंने कि भाई वो दुड़की लगा गए। तो उसके बाद जो है फिर वो 3 रुकनी बेंच बना, जो था आसिफ खोसा साहब का, आसिफ खोसा साहब थे, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल का बेंच था। फिर उस बेंच ने जो है जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के केस के अंदर फिर जो जजमेंट आई, जस्टिस मंसूर अली शाह ने ऑथर की वो, और उसमें जनरल बाजवा की जो एक्सटेंशन थी उसको 6 माह दे दिए कि 6 माह, और फिर मामला पार्लियामेंट को भिजवा दिया। किस असूल के तहत 6 माह दिए थे उन्होंने? अब ये पता नहीं, मुझे नहीं पता, कोई इख्तियार होता है ना सर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई, लेकिन अब वो जो भी है वो जजमेंट जो है उसका लुबे लुबाब तो यही था। जी। तो आपको अगर याद हो आखिरी डेट ऑफ हियरिंग जब थी, जब उमर अता बंदयाल साहब बेंच को हेड कर रहे थे, तो जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी जो अरशद शरीफ की जो बेवा हैं, अहलिया हैं, उनके वकील हैं, उन्होंने एक दरख्वास्त दाखिल की थी जिसके अंदर कहा था कि इन लोगों से भी तफ्तीश की जाए। तो उसके अंदर जनरल बाजवा का भी नाम था। अच्छा। बहुत सारे लोगों के साथ कि जी इनको भी वो किया जाए शामिल तफ्तीश। तो वो फिर उन्होंने कहा नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है कि वो इस तरह से जो है वो करे और इन्वेस्टिगेशन जो है उसको कहे या उसको मॉनिटर करे। और हम एक मीडिएटर का शायद किरदार अदा कर रहे हैं या हम तो इसको एक मतलब उसमें कर रहे हैं। और वो खुद नोटिस जो है उन्होंने 47 दिन के बाद लिया था अरशद शरीफ मर्डर के केस मर्डर के बाद। तो अब वो 2 जुरिस्डिक्शन के अंदर था, तो उसमें ज़ाहिर है अब कीनिया के अंदर भी उसका हुआ। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब इस वजह से जो है वो रिक्यूज़ कर रहे हो। हालांकि मेरा ख्याल है कि अगर इस केस की सेंसिटिविटी देखी जाए तो सीनियर मोस्ट जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनना चाहिए था, जिसमें चलें अब क्योंकि ये मुकदमा पता नहीं कितना चलना है, क्योंकि 2 जुरिस्डिक्शंस के अंदर है ये, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची, किधर पहुँची। शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब की तरफ से या मुद्दईयों ने अर्ली हियरिंग की कोई दरख्वास्त भी मेरे ख्याल में नहीं आई जब लास्ट बंदयाल साहब ने इसको सुना था। अच्छा, अब उसके बाद होना तो ये चाहिए था कि अगर ये इसने लंबा चलना है तो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस जो हैं जितने भी थे वो सुन लेते इसको। मेरा ख्याल में बेंच होना चाहिए था जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस जमाल बंदोखेल। ठीक है, क्योंकि काजी फ़ाइज़ तो 24 अक्टूबर को रिटायर हो जाएंगे, वो पता नहीं अब छुट्टियों के बाद लगते और फिर उस वक्त तो बनता भी है कि नहीं। तो ये एक पीछे सोच कर फरमा होगी, तो ऐसा क्यों नहीं किया? ये वजह हो सकती है कि उन्होंने जनरल बाजवा का केस सुना हुआ है इसलिए हो सकता है, ये भी वजह हो सकती है। लेकिन ये बहरहाल सारी चीज़ें जो हैं वो मिनट्स जब सामने आएंगे कमेटी के मिनट्स, तो उससे हमें ज़रा मज़ीद चीज़ें जो हैं वो बेहतर समझने में मदद मिलेगी कि जस्टिस मंसूर साहब जो हैं वो क्यों जब पहले 3 रुकनी बेंच के सामने ये केस लगा तो उस वक्त भी उन्होंने कहा जी कि ये केस गलत लग गया है, बड़े बेंच के सामने होना चाहिए। और अब की बार भी जो उन्होंने ये कहा, तो एक तरह से हम ये तो समझ रहे हैं कि उन्होंने वो अवॉइड कर रहे हैं, हम अवॉइड कर रहे हैं या उन्होंने रिफ्यूज़ किया है खुद शायद।
तो उसकी देखें होता तो ये है, हमने तो ये सुना था जब एक दफ़ा केस जज के पास लग जाए तो फिर उसकी कोई सॉलिड रीज़न होनी चाहिए उसको अलग करने के हवाले से। एनीवेज उन्होंने कहा कि अभी 5 रुकनी बेंच है, हम 3 रुकनी है, तो फिर कमेटी में गया तो कमेटी में अक्सरियत से आइंदा के 2 चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, ये जूनियर मोस्ट जज साहबान सुनेंगे और वो भी अब छुट्टियों पे के बाद ही सुनेंगे। तो एक तरह से इसको मज़ीद डिले हो गया ये केस। ओहो। तो बहरहाल इस पर मैं एक कमेंट ये ज़रूर करना चाहूँगा कि ये केस है वैसे बहुत अहम और इसको कंक्लूड होना चाहिए। अरशद शरीफ वाला मामला जो है और बिल्कुल पता लगना चाहिए इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है, किधर गई है और असल किरदार कौन थे, उनको बिल्कुल सज़ा होनी चाहिए। और ये एक सहाफ़ी का इशू नहीं है, इस इशू को जो है वो एज आ कम्युनिटी के तौर के ऊपर भी हमने इसके ऊपर, आपने भी, हम सब ने इसके ऊपर आवाज़ अब केनिया की हाई कोर्ट जो है उसने तो वो अब वहाँ पे आ गया ना, उसमें तो पुलिस वालों को जिम्मेदार ठहराया। अब ये इन्वेस्टिगेशन कहाँ किस तरफ किधर जाती है ये देखने वाली बात है। जी जी, एक तो ये मामला बहुत अहम है, उसके साथ साथ मखसूस नशिस्तों वाली जो फैसला है उसके ऊपर आपने अभी तक बात नहीं की, उसकी डिटेल रीजनिंग है सर, उसकी डिटेल रीजनिंग अभी नहीं आई। यार देखें, ये जो तख्लीक है, ये जो शाहकार है, मुसव्विर का शाहकार जो है, अब इसकी डिटेल रीजनिंग ही नहीं आ रही है, तो मैं क्या कर सकते हैं? सर, पता लगे तो सही ना कि ये शायर की गज़ल, ये ड्रीम गर्ल जो है, ये किसी तखय्युल की परवाज़ जो है, ये सारा कुछ जो है वो जब तक डिटेल रीजनिंग नहीं आएगी उस वक्त तक पता नहीं लगेगा ना। जी, और ये अब एक और ख़बर भी है कि मेरे ख्याल में शायद इलेक्शन कमीशन भी तैयार करके बैठा हुआ है रिव्यू। अच्छा, हाँ, इलेक्शन कमीशन का रिव्यू भी है। इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी जो उनको दुश्वारी पेश आ रही है 41 अरकान के हवाले से, वो भी अपना मुद्दा लेके वो गए हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि भाई आपने ये तो कह दिया है कि जी ये पार्टी सर्टिफिकेट्स जमा करवाएं, तो पीटीआई का तो इस वक्त तंजीमी ढांचा ही नहीं है, यानी चेयरमैन का इशू ऑलरेडी डिस्प्यूटेड है, वो इलेक्शन कमीशन में चैलेंज है, जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का मामला था वो भी अभी डिसाइड होना है। लेकिन उसमें छुट्टियाँ हैं तो छुट्टियाँ भी शायद अहम हैं, तो ये वो सारी चीज़ें। पार्लियामेंट छुट्टियों पे नहीं जा रही है, पार्लियामेंट छुट्टियों पे नहीं जा रही, और ये वक्त का तकाजा है अब कि इस इशू को ये जो डिटेल रीजनिंग है ये जल्द आनी चाहिए ताकि ये जो क्या सराइयाँ हैं ये ख़त्म हों। लेकिन ये जो पार्लियामेंट की जानिब से जो अब कानून जो है वो बनाया जा रहा है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्किंग हो चुकी है, आपने भी अभी थोड़ी देर पहले इस पर बात की, इसके ऊपर मैंने कुछ टीवी टॉक शोज़ देखे तो उस पर मुझे पीटीआई की जो कानूनी टीम है वो बड़ी मुतमईन नज़र आ रही है सिद्दीकी साहब कि ये हम चैलेंज, ये नहीं क्या हम चैलेंज करेंगे, बिल उड़ा देंगे, कोई मसला नहीं, बिल उठ जाएगा। ये एतमाद की मुझे समझ नहीं आई कि ये इतना मतलब वो कॉन्फिडेंट क्यों हैं। हालांकि आम तौर के ऊपर सर असूल ये है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को अगर जो मैं अब जो नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा क्याफे मिला रहे हैं ना। हाँ। जितनी कोर्ट रिपोर्टिंग मैंने की है मुझे तो ये समझ आई है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जब किसी आता है कोर्ट ऑफ लॉ में आता है, जब वो चैलेंज होता है तो अदालतें हत्तुल इम्कान कोशिश करती हैं तो उस कानून को महफूज बनाया जाए। अभी जो है वो जिसमें 223 दिन डिले किया तरमीन साहब ने, जी, क्योंकि ये रिसेंट है, ये इसलिए मैं इसका हवाला दे रहा हूँ। उधर नैब तरामीम का केस जो है जस्टिस मंसूर अली शाह की जजमेंट है, ठीक है, उसमें जो माइनॉरिटी व्यू है उसके अंदर भी के कानून, फिर प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर और ज्यूरिस्प्रूडेंस यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा कानून को बचाया जाए। अब ये माजी से इतलाक़ वाली बात जो है वो पता नहीं कितनी हद तक वो होगी, लेकिन ये भी इख्तियार है, पार्लियामेंट कर सकती है उसको माजी से इतलाक़, ये कोई क्रिमिनल ऑफेंस तो है नहीं। तो अच्छा, अब ये जो अगर ये बिल एज़ इट इज़ मंसूर हो जाता है अगर, तो फिर उसका इफ़ेक्ट क्या होगा अपना? उसका इफ़ेक्ट तो ये होगा कि फिर ये जो मखसूस नशिस्तों के केस के अंदर फैसला आया है 39 और 41 की गर्दान वाला, 15 दिन 7 दिन 3 दिन नहीं है, 15 दिन है, पार्टी हेड को सर्टिफिकेट, नॉमिनेशन पेपर, टिकट भी ले आओ, फिर ये करो ना, तो सारा प्रोसेस जो है रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट दिया जी। मतलब ये मुझे समझ नहीं आ रही कि सुप्रीम कोर्ट रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट दे सकती है तो आया इसके पीछे वो जो है, जिस तरह उमर अता बंदयाल साहब, तरमीन साहब और तीसरे जज कौन थे जो 9 मई को गिरफ्तारी हुई थी, 11 मई को उन्होंने फिर वापस क्लॉक जो है 9 मई को भेजा था, मोहम्मद अली मज़हर साहब थे, ठीक है। तो फिर ये वहाँ से जो है इसी का अब आ नहीं, आई डोंट नो। लेकिन मैं आपको इसके ऊपर एक बात बताऊं कि तो इसका इफेक्ट क्या होगा फिर? सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो कहाँ जाएगा? देखिए, ये कोई ख़त्म हो जाएगा। ये कोई पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा ऐसे नहीं हो रहा कि किसी अदालती फ़ैसले को पार्लियामेंट जो है वो गैर मौसर कर दे।
आपको याद होगा कि जब नवाज शरीफ को 62(1)(f) पनामा केस में जब वो ख्याली तनख्वाह की बुनियाद के ऊपर डिस्क्वालीफाई किया गया, हाँ। तो ये क्वेश्चन उठा कि 62(1)(f) के तहत नाअहली की मियाद कितनी है। तो उमर अता बंदयाल साहब ने वो फैसला लिखा जिसमें उन्होंने कहा समी लबलो चला। जी कि जी ये लाइफ टाइम डिस्क्वालिफिकेशन है। तो पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि 62(1)(f) के तहत नाअहली 5 साल की हो। तो वो फैसला उस लेकिन उसमें एक ये चीज़ भी है ना कि सुप्रीम कोर्ट का जो लार्जर बेंच था 7 मेंबर बेंच, जिसमें एक जज जस्टिस यहया अफरीदी जो है उन्होंने डाइसेंट किया था। डाइसेंट भी इस हद तक किया था कि वो डिक्लेरेशन जब तक कोर्ट ख़त्म नहीं करती है वो बरकरार रहेगा। लेकिन 6 जज साहिबान इंक्लूडिंग जस्टिस मंसूर अली शाह उन्होंने कहा कि लाइफ टाइम नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट के पास ये डिक्लेरेशन देने का इख्तियार ही नहीं है। तो वो सर लाइफ टाइम ख़त्म होगी। ये ज़रूर है कि फंडामेंटल राइट्स को सामने रख कर अदालतें किसी लॉ को जांचती ज़रूर हैं। वही चीज़ें हैं कि या तो इस्लाम और सुन्नत, कुरान और सुन्नत से मुतसादिम हो, या फिर वो जो है बुनियादी हकूक़ से मुतसादिम हो। अब इसमें यहाँ देखना पड़ेगा कि कौन से बुनियादी हकूक़। जी फंडामेंटल। लेकिन आर्टिकल 17 जो है वो भी तो फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है पॉलिटिकल पार्टीज़ का, तो उसके टच स्टोन के ऊपर बच पाएगा ये कानून। अब वो डिटेल रीजनिंग आए तो ये पहले तो ये पता लगे ना जी कि ये जो शाकार फैसला जो 8 जजेस ने दिया है उसकी रीजनिंग क्या है। क्या आर्टिकल 51 को उसकी तशरीह की है, जो 184(3) की पावर को यूज़ करते हुए 187 की तरफ गई है, कोर्ट कंप्लीट जस्टिस किया है। और अगर 184 को यूज़ करके 187 किया है तो क्या ये 8 जजेस 184 को यूज़ कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में तो ये है कि 3 रुकनी कमेटी यूज़ करेगी। बिल्कुल, तो ये वो गुंजल सा तो काफ़ी है ना। लेकिन मैं इस बिल के अंदर एक और चीज़ भी देख रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि कुछ इस बिल के अंदर कोई खामी भी है। वो आपको पता है जब भी कोई बिल आता है तो उसका इफ्तिताइया होता है कि हम ये बिल क्यों ला रहे हैं, जो स्टेटमेंट कहलाती है। तो उसके अंदर तो बिल्कुल उन्होंने बड़ा वाजबी सा लिखा है। मेरा ख्याल है कि उनको लिखना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इस जजमेंट की वजह से ये एनॉमली जो है वो क्रिएट हुई है, और फिर उसके बाद इस बिल का मकसद जो है उसमें लाते। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये है कि लीगल डिटेल रीजनिंग नहीं आई है। जी ऐसे ही डिटेल रीजनिंग अभी तो वो लिखते हैं ना कि ये इन्होंने किया है और ये इन्होंने गलत किया है। तो ये कोई पहली मर्तबा ये नहीं हो रहा कि ये किसी सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को जो है वो पार्लियामेंट एक लॉ के ज़रिए जो है वो इस तरह से कर रही है। तो यहाँ पे जब सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 63A की तशरीह, जैसे कि 2 जजेस ने कहा, उनकी इख्तलाफी व्यू मौजूद है कि आपने आइन को रीराइट किया है, तो वो चीज़ जो आइन में शामिल ही नहीं थी वो आप घुसेड़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में पार्लियामेंट को तो ये इख्तियार तो है। जी देखते हैं। लेकिन यही बात है, बड़ी दिलचस्प बात है कि मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस जो हैं वो अरशद शरीफ का केस सुनने के लिए तैयार नहीं है, और वो छुट्टियों के बाद वो कहते हैं लगेगा। तो मामला कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर है जहाँ पे कुछ तो है जिसकी पर्दादारी। शराय दस्तूर से अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी को AQS लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।